प्रतिज्ञा शब्द। आज मैं क्रिया के बारे में समझाने से पहले कुछ उदाहरण आपको के द्वारा समझाना चाहती हूँ कि बच्चे फिल्म देख रहे हैं, धूप निकल रही है, मैंने काम कर लिया है। इन रेखांकित वाक्यों में फिल्म के देखे जाने का, धूप के निकलने का और काम के किए जाने का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। अब परिभाषा भी क्या है क्रिया की कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर होना या करना शब्द क्या है? होना क्रिया जो है उससे किसी वस्तु के होने अर्थात उसके अस्तित्व का बोध होता है। जैसे वह सुंदर है, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो स्थिति या उसकी अवस्था का बोध हो रहा है, तो वह सुंदर है। अब है शब्द क्या है? क्रिया है। लेकिन सुंदर शब्द क्या है? उसका अस्तित्व जो है वो उसका बोध हो रहा है। किताब मेज पर है, किताब मेज पर, यानी ये जो शब्द हैं इनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध हो रहा है। अब वस्तु है किताब, तो उसकी वस्तु की स्थिति का बोध कैसे हो रहा है कि वो किताब कहाँ पर है? मेज पर है। तो है क्रिया है और उसका अस्तित्व क्या है किताब का? कि वो मेज पर है। शीला बीमार है, बीमार शब्द क्या है? उसकी अवस्था का बोध हो रहा है कि वो बीमार है, कैसी अवस्था में है। तो है क्रिया किसी वस्तु के होने का जो जहाँ पर बोध होता है वो होना शब्द में आता है। अब इसकी अगर विस्तृत परिभाषा लें क्रिया की, तो क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने, किसी घटना के घटित होने या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था का बोध होता है। अब दूसरी बात आती है, अभी तो मैंने होना बताया था, अब करना शब्द क्या है? ऊपर परिभाषा बताई थी ना, शॉर्ट परिभाषा, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। करना शब्द जो है, करना क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है। जैसे राम सोहन लिखता है, राम हंसता है, बच्चे गाना गाते हैं। अब किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है, सोहन लिख रहा है, सोहन के लिखने का बोध हो रहा है। राम हंसने का बोध हो रहा है, हंसने का कार्य कर रहा है, सोहन लिखने का कार्य कर रहा है। बच्चे गाना गाते हैं और बच्चों के द्वारा गाना गाया जा रहा है, गाना गाने का कार्य हो रहा है। तो ये शब्द क्या है? ये करना क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य हैं, जैसे बच्चे गाना गा चुके हैं, शीला हंस रही है, अब आप जा सकते हैं। अब देखो इसमें क्रियाएं हैं, गा चुके हैं, हंसना भी क्रिया है, गाना भी क्रिया है, रही है, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। अब इसमें जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ जो अन्य शब्द होते हैं वो सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे बच्चे गाना गा चुके हैं, गाना शब्द क्या है? गा, ये मुख्य क्रिया है। अब इसमें चुके हैं शब्द जो है ये क्या है? सहायक क्रिया है। शीला हंस रही है, हंसना क्रिया है, लेकिन रही है शब्द क्या है? इसकी सहायक क्रिया है जो वाक्य को पूरा कर रही है। अब आप जा सकते हैं, अब इसमें जा शब्द क्या है? ये मुख्य क्रिया है और सकते हैं क्या है? ये सहायक क्रिया कहलाती है। इसके अतिरिक्त एक शब्द और है धातु। धातु क्या है? धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ, जैसे सामान्य रूप में हम कहते हैं लिखना, पढ़ना, हंसना, चलना, बोलना, है ना। अब इनको हम अगर लें, इनका धातु रूप, धातु का मतलब होता है रूट, जिसको बोलते हैं प्रारंभ से, जड़ से। तो सामान्य रूप इसका जैसे लिखना पढ़ना है, तो इसका जो धातु रूप है वो क्या है? लिख, पढ़, हंस, चल आदि। अब इसको मैं जैसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को हम देखें, क्योंकि लिखना, पढ़ना, हंस, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं।
अगर किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को हम देखें, जैसे एक शब्द है, हम कर कर शब्द से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। करेगा, कर रहा है, कर रहा होगा, कर चुका है, कर लेगा, करना चाहिए, करिए, करो आदि। अगर इन सब में कर एक ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से आ रहा है, तो समान रूप से जो मिलने वाले अंश को ही क्रिया की धातु कहते हैं। अब जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, मैं लिखना का उदाहरण लेती हूँ। लिख रहा है, लिखेगा, लिखो, लिखना चाहिए, है ना, लिखिए, इस तरीके के जो शब्द हैं। लेकिन मूल शब्द इसका क्या है? मूल धातु तो लिख शब्द है। पढ़ना से भी ऐसा ही है, पढ़ो, पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, है ना। ये शब्द क्या है? लेकिन मूल धातु इसकी क्या है? पढ़ शब्द है। इसी तरह से हंसना है, चलना है, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो उनके मूल रूप जो होते हैं वो इसी तरीके से ही निकलते हैं। अब बात आती है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। हम कर्म के आधार पर अगर क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया से तात्पर्य है बिना कर्म का, अर्थात जिस क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह कर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे या अर्थात इसका मतलब क्या है कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, अर्थात क्रिया के कार्य का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ता है। अब यहाँ मोहन हंसता है, हंसना शब्द क्या है? क्रिया है, हंसता है क्रिया है, लेकिन अब इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? मोहन पर ही पड़ रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो मोहन हंसता है तो क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। शीला विद्यालय जाती है, अब विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? शीला ही कर रही है। बच्चा रोता है, रोना क्या है? क्रिया है, तो रोने का फल जो है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अर्थात इन वाक्यों में हंसना, जाना, रोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनमें कर्ता के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। अब दूसरा और भी उदाहरण है, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, मछली पानी में तैरती है। अब यहाँ पर हम ये लें तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया के उड़ने का फल चिड़िया पर ही पड़ रहा है। उड़ना क्रिया है लेकिन इसका फल चिड़िया पर ही पड़ रहा है। आकाश शब्द कर्म नहीं है, आकाश तो एक खुली जगह है जिसमें चिड़िया उड़ रही है, और उस खुले आसमान को हमने आकाश का नाम दे दिया। मछली पानी में तैरती है, तो पानी शब्द यहाँ पर कर्म नहीं है। पानी तो ठीक है, मछली पानी में रहती है, हम जैसे धरती पर रहते हैं तो धरती कर्म नहीं है हमारा। तो इस तरह मछली पानी में तैरती है, तो तैरना क्रिया है, और उस तैरने का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो इन वाक्यों में आकाश या पानी कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब अकर्मक जो क्रियाएं हैं देखो कौन कौन सी हैं, जैसे उठना, गिरना, जाना, चमकना, डरना, दौड़ना, रोना, लेटना, जागना, बढ़ना आदि। क्रिया से पहले, अच्छा अब इसमें क्या है कि ये अकर्मक क्रिया की क्या पहचान है, कैसे हम कर सकते हैं? तो इसमें क्या है कि क्रिया से पहले किसको, किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। वो अकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर मिले तो वो तो सकर्मक क्रिया हो गई। जैसे एक उदाहरण लेती हूँ कि बच्चा पत्र लिख रहा है। अब इस वाक्य में लिख रहा है ये क्रिया है, उस पर क्रिया पर ही हमको प्रश्न करना है, क्या लिख रहा है? बच्चा क्या लिख रहा है? अब इसमें अगर हमें कोई ना कोई अगर निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है
तो उत्तर क्या है इसका कि पत्र लिख रहा है। बच्चा क्या लिख रहा है? बच्चा पत्र लिख रहा है, तो उत्तर मिल गया ना, पत्र। तो ये संज्ञा जो पत्र है, पत्र शब्द क्या है? संज्ञा। तो ये संज्ञा ही लिखना क्रिया का कर्म है। अर्थात उत्तर में हमें जो शब्द मिलता है वो उस क्रिया का कर्म होता है। तो यहाँ पत्र क्या है? कर्म है। बच्चा क्या लिख रहा है ये प्रश्न है, और इसका उत्तर है कि पत्र लिख रहा है। तो पत्र क्या है? उसका कर्म है। बच्चा सो रहा है। अब वाक्य में जैसे देखो, क्या सो रहा है? बच्चा सो रहा है, एक वाक्य है। अब इसका अगर मैं वाक्य बनाती हूं कि बच्चा क्या सो रहा है, जैसे प्रश्न की संभावना ही नहीं बन रही है। अब इसमें क्या सो रहा है, क्या शब्द से तो ये प्रश्न भी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। दूसरा मैं उदाहरण लेती हूं कि बच्चा घर जा रहा है। हम आगरा पहुंच रहे हैं। अब इन वाक्यों में अकर्मक क्रिया है, क्योंकि घर और आगरा शब्द जो है वो कर्म नहीं है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चा घर जा रहा है, हम आगरा जा रहे हैं, ये कर्म थोड़ी ना, आगरा और घर। ये गुणवाचक, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और साथ ही मैंने कहा था कि क्या से अगर हम प्रश्न बनाते हैं, बच्चा घर जा रहा है, बच्चा क्या जा रहा है, क्या से तो समझ नहीं बनेगा ना प्रश्न, वो तो कहाँ से बनेगा, लेकिन हमको तो क्या से बनाना है। तो यहाँ क्या से प्रश्न भी नहीं बन रहा है। क्या पहुंच रहे हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है। तो ये क्या जा रहा है, क्या पहुंच रहा है जैसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं। और साथ ही जाना और पहुंचना, ये क्रियाएं तो अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं साथ में। तो जिनसे प्रश्न ही नहीं बन रहा तो वो क्या है? वो अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया जो है वो भी दो प्रकार की है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक कौन सी है? जो क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं, उन्हें अपना अर्थ बताने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरक शब्द क्या है? पूरक शब्द वो हैं जो अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो पूरक कहलाते हैं। जैसे वे सो रहे हैं। अब वह आगरा जा रहा है। मछली पानी में तैर रही है। अब यहाँ पर ये जो शब्द हैं किसी इनको पूरक की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही वाक्य पूरे हैं। पूरक तो दूसरे होते हैं, मैं अभी बताती हूँ पूरक क्या है। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, ये तो पूर्ण थी, वाक्य पूरे हैं जहां पर। दूसरी है अपूर्ण अकर्मक, ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब ये पूरक मैंने अभी बताया था कि अपूर्ण जो क्रिया है उसके अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो पूरक कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि बच्चा है। बच्चा है तो क्रिया है। अब यहां पर वो क्रिया जो कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की जहां पर आवश्यकता पड़ती है, वह बच्चा ईमानदार है। तो ईमानदार शब्द क्या है? यहाँ पर पूरक शब्द है, क्योंकि बच्चे के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है, कर्ता से उसका संबंध जुड़ा हुआ है क्रिया का। वह बेईमान निकला। निकला शब्द क्या है? क्रिया। और वह शब्द के साथ इसका क्या कर्ता के साथ इसका क्या संबंध है कि वह क्या है? बेईमान है। तो यहाँ बेईमान शब्द क्या है? ये पूरक है। मोहन बीमार है। अब यहाँ पर है क्रिया है और कर्ता के साथ इसका संबंध, अगर हम ये शब्द नहीं लें, मोहन है, तो मोहन वह तो कोई वाक्य पूरा है ही नहीं इसमें। अब मोहन क्या है? बीमार है। तो बीमार शब्द क्या है? पूरक है। इन वाक्यों में ईमानदार, बेईमान, बीमार आदि जो पूरक शब्दों का अगर प्रयोग नहीं किया जाए तो वाक्य क्या है? वो अधूरा हो जाता है।
तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, जिनमें अगर इनमें पूरक शब्दों का हमको प्रयोग करना पड़ता है, ये क्योंकि ये है शब्द क्या है, निकला है, ये सब क्या है, ये क्रियाएं हैं। अब अगली है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब अर्थ से ही पता चल रहा है, जिस क्रिया से एक कर्म का बोध होता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन कविता लिखता है। अब यहाँ पर एक ही कर्म कर रहा है मोहन, क्या, कविता कर लिखने का, तो कविता क्या है, एक ही कर्म है। दूसरा है शीला गाना गाती है। अब यहाँ पर एक ही कर्म हो रहा है, क्या, गाना गाने का। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक में क्या होता है, इसमें एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौड़ कर्म होता है। इसकी पहचान के लिए हमें क्या और किसे से प्रश्न पूछा जाता है। क्या से जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है और किसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह गौड़ कर्म होता है। अब जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ, सीता ने बकरी को चारा खिलाया। सीता ने बकरी को चारा खिलाया। अब यहाँ पर देखो मैंने इसकी क्या पहचान बताई है, द्विकर्मक की। इसमें दो कर्म होते हैं, एक तो है चारा खिलाना और चारा किसको, बकरी को, तो दो कर्म हो गए ना, एक तो बकरी और दूसरा चारा। अब यहाँ पर अब इसमें मुख्य जो कर्म और गौण कर्म दो हैं। अब मैंने बोला था क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। सीता ने क्या खिलाया, तो उत्तर है चारा खिलाया। तो चारा शब्द क्या है, क्योंकि मुख्य क्रिया के साथ हम पहले क्या ही लगाएंगे ना। सीता ने क्या खिलाया, चारा खिलाया, तो चारा शब्द क्या है, ये मुख्य कर्म है। और दूसरा है किसे खिलाया, उत्तर है बकरी को, तो किसे जो उत्तर प्रश्न करने से जो उत्तर मिला वह गौड़ कर्म होता है। मोहन बिल्ली को दूध पिला रहा है। अब मैं इसको लूं, अगर मैं इसको वाक्य लेती हूं कि मोहन दूध पिला रहा है, मुख्य वाक्य हमारा ये है। अब मैं इसको ऐसे तो ले नहीं सकती कि मोहन बिल्ली को पिला रहा है, वाक्य अधूरा है। मैं वाक्य पूरा करती हूँ कि मोहन दूध पिला रहा है। मोहन क्या पिला रहा है, उत्तर है दूध, तो ये मुख्य कर्म हो गया। अब दूसरा क्या है, किसे पिला रहा है, बिल्ली को, तो बिल्ली को दूसरा कर्म हो गया। तो यहाँ पर ये गौड़ कर्म है और ये मुख्य कर्म है। तीसरा है मैंने मोहन से मकान खरीदा। मैंने क्या खरीदा, मकान खरीदा। किससे या किसे लगाकर जो उत्तर मिला मोहन से, तो मोहन क्या हुआ हमारा यहाँ पर गौड़ कर्म हुआ। पहले मैंने अभी आपको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए थे, अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में बताऊंगी। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, मैंने पढ़ा, तुम चलो, हम गए, है ना, मैंने खाया, तो ये क्या है कि इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, गया, पढ़ा, चलो आदि। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक जो धातु यानी क्रियाएं, धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने खाना खा लिया है। अब यहाँ पर दो धातुओं के यानी दो क्रियाओं के योग से बन रही है, जैसे खा लिया है।
लिया है शब्द भी क्रिया है और खाना भी क्रिया है, तो दो क्रियाएं हो गई ना। राम ने खाना खा लिया है। मैंने किताब खरीद ली, लेना भी क्रिया है और खरीदना भी क्रिया है, तो दो क्रियाएं हो गई यहाँ पर। आप बाहर चले जाइए, यहाँ जाना भी क्रिया है और चले भी शब्द क्या है, क्रिया है। जैसे यह मैं एक उदाहरण लेती हूँ और कि मैंने किताब खरीद ली, मैंने किताब खरीद ली, आप बाहर चले जाइए। इसी तरह से वाक्यों में जो ये चल देना, खा लेना, आ जाना, कर लिया है, आ गया है आदि, ये दो क्रियाएं होती हैं, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो बनने वाली क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा शब्द से बनने वाली जो क्रिया, जैसे रंग, रंग से क्या है, रंगना। फिल्म, फिल्म से फिल्माना। झूठ से झूठियाना, हाथ से हथियाना। और सर्वनाम शब्द जैसे उनसे बनने वाली जो क्रिया, जैसे संज्ञा सर्वनाम शब्द है अपना, अपना से बन गया अपनाना। मैं से बना मिमियाना। इसी तरह से जो विशेषण शब्द से बनने वाली क्रियाएं हैं, विशेषण शब्द क्या है, जैसे गरम, गरम से क्या बना, गरमाना। और साठ शब्द है, साठ से है सठियाना। लंगड़ा शब्द से, लंगड़ा से लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना आदि। या जैसे एक उदाहरण लेती हूँ कि गुंडों ने जमीन हथिया ली। अब ये हथिया हाथ में लेना और हथिया लेना, हाथ से हथियाना बना। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, तो अपनापन से क्या है, अपना से अपनाना बना। वह टकराया, तो टकराने शब्द से टकरा, टक्कर से टकराया बना। तो अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात जिसमें कर्ता जो है वो स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। इसमें दो कर्ता होते हैं। पहला है प्रेरक कर्ता, अर्थात जो प्रेरणा प्रदान करने वाला। दूसरा है प्रेरित, जो प्रेरणा देने वाला है। जैसे उदाहरण है कि नरेश मोहन से पत्र लिखवाता है। अब इसमें जो प्रेरक शब्द कौन है, कौन पत्र लिखवा रहा है, जो काम करवा रहा है वो तो प्रेरक है, और जिससे करवा रहा है वो प्रेरित है। अब इसमें क्या है, नरेश क्या है, प्रेरक है, और मोहन क्या है, प्रेरित है। तो इसके भी दो भेद हैं प्रेरणार्थक क्रिया के। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता जो है स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इसमें कर्ता जो है वो स्वयं को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। माँ परिवार के लिए भोजन बना रही है, तो परिवार शब्द क्या है, परिवार को प्रेरणा दे रही है, परिवार के लिए वो कार्य कर रही है। तो स्वयं कार्य करने की, अपने आप को वो प्रेरणा दे रही है परिवार के लिए भोजन बनाने की। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इसमें शिक्षक जो है स्वयं कार्य कर रहे हैं, स्वयं प्रेरणा अपने आप को दे रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने की। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता जो है स्वयं काम को ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे माँ बेटी से परिवार के लिए भोजन बनवाती है। अब एक तो था माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, ये पहली प्रेरणार्थक क्रिया थी। अब यहाँ माँ स्वयं कार्य को ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो माँ किससे भोजन बनवा रही है, बेटी से, तो दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई ना। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पहली प्रेरणार्थक क्रिया थी, लेकिन दूसरी क्या है कि शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ा रहा, वो मोहन से बच्चों को पढ़वाता है। तो ये क्या है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यदि वाक्य में मुख्य क्रिया से कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब एक क्रिया के पूर्ण होने के पश्चात दूसरी क्रिया होती है तो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है। जैसे राम खाना खाकर सो गया। सोना क्या है, पहले उसने कौन सा कार्य किया, खाना खाने का, उसके बाद दूसरा कार्य किया सोने का। तो यहाँ पर क्या है, ये खाना खाकर शब्द क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह चाय पीकर पढ़ने बैठ गया। पहले उसने कौन से क्रिया की, चाय पीने की, और दूसरी उसने क्या की बाद में, पढ़ने बैठ गया। तो चाय पीकर शब्द क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। यानी एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो पहली क्रिया जो है वो पूर्वकालिक कहलाती है। अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया यानी जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ जाता है और उसके जुड़ने से क्रिया का नया रूप बन जाता है, तो वो कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे राम चल कर आया, वह दौड़ता रहा, मैं खाकर आया हूं। अब ये जो शब्द हैं, चल कर, आना क्रिया है, राम संज्ञा है। अब चलकर शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चल प्लस कर। अब मूल शब्द क्या है, इसमें मूल धातु है चल, और इसमें कर क्या है, प्रत्यय जुड़ गया, तो चल कर शब्द, तो ये कृदंत क्रिया हो गई। दौड़ता, मूल शब्द क्या है, दौड़ प्लस ता प्रत्यय लग गया। खा कर, मूल शब्द है खा प्लस कर, कर क्या है, प्रत्यय है, तो इनसे ये एक नया रूप बन गया। चल, दौड़, खा, इनसे नया शब्द बनने से ये कौन सी क्रिया कहलाती है, ये कृदंत क्रिया कहलाती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।